हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस में दो चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है जल, और चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। तो दोनों चैप्टर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए हम लोग इसको एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और देख लेते हैं जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो है पहला हेडिंग जल चक्र। देखिए यहाँ पे दिया है जल चक्र के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पे 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि पृथ्वी पे जो जल है उसकी कितनी मात्रा है, तो 2/3 भाग है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन बोल देगा आपको 1/3, 2/3, 4/5 ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि 2/3 भाग में जल है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। तो हमें पता है जो समुद्र और महासागर है वो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, और जितने भी जल की मात्रा होती है वो समुद्रों और महासागरों में ही होती है। आगे देख लेते हैं। जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा, ओलों तथा हिमपात के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। इस जल के इस प्रकार चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो देखिए जल चक्र का क्या मतलब हुआ। अभी यहाँ पे क्या है, पानी दिखाई दे रहा है। ये वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ता है। क्या होता है, वाष्प के रूप में ये ऊपर उड़ते हैं, और फिर क्या होते हैं कि वर्षा के रूप में या तो नीचे आते हैं, या फिर ओला के रूप में नीचे आते हैं, या फिर हिम के मतलब बर्फ के रूप में ये नीचे आते हैं। इस प्रकार से जो चक्रण होता है वो चलता रहता है। वाष्प बन के उड़ना और ठंडा होकर नीचे आ जाना, दोनों प्रोसेस चलती रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं जल चक्र। तो आई होप कि जल चक्र के बारे में पता चल गया होगा। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। वर्षा के जल का संग्रहण। वर्षा के जल का संग्रहण हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको देखना है। तो दिया गया है वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। मतलब क्या है, जो जल की उपलब्धता है, जो पीने लायक जो वाटर है वो बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए जो जल है उसका संग्रहण करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखा कि इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। हमें क्या करना है, वर्षा का जो जल होता है उसका हमें संग्रहण करना है। अच्छा देखिए, जो पीने वाला जो पानी होता है उसमें जो सबसे शुद्ध जो पानी होता है वो वर्षा का जल होता है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो सबसे शुद्ध पानी होता है वो कहाँ का होता है, नदियों का, तालाबों का, वर्षा का जल होता है। ऐसे ही करके क्वेश्चन था, तो उसका जो आंसर था वो था वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। लेकिन बात ये होती है कि जब वर्षा का जल जब हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में कुछ अनयूजुअल चीजें हैं, अनवांटेड जो गैसें हैं वो मिल जाती हैं, जिसकी वजह से जो जल है वो दूषित हो जाता है। आगे देख लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यही है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। इसका मतलब यह है कि जल संरक्षण करना है, और जहां पे जल गिरा है वहीं पे उसको संरक्षित कर लिया जाए। इसकी दो तकनीकें हैं। पहला हमारा है छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। मतलब जो छत हमारा होता है काफी लंबा चौड़ा होता है, उस पे जो वर्षा का जल होता है उसको हम लोग क्या करना है, भंडारण पाइप द्वारा एक जगह पहुंचाना है। इसमें क्या होता है, इस जल में छत में उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, बादल जो है वो वर्षा कर रही है यहाँ पे, तो जो जल होता है यहाँ पे वो हमारे छत पे मिट्टी, धूल, कंकड़ होते हैं, उसमें जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। तो हमें जो जल होता है उसको निस्यंदित करना आवश्यक है। अब देखिए जो निस्यंदन प्रोसेस है उसके बारे में हम लोगों ने एक अलग से वीडियो किया हुआ है कि हम लोग पदार्थों को पृथक्करण कैसे करते हैं। आप लोग वो जरूर वीडियो देखिएगा, उसी में निस्यंदन का मतलब समझाया गया है। आगे देख लेते हैं। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने गड्ढे तक ले जाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने जो वर्षा का जल था उसको क्या किया, छत पे से गिरा और हम लोगों ने एक पाइप में उसको कलेक्ट कर लिया। पाइप द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से एक टंकी में एकत्रित करते हैं, और फिर नीचे से और एक और सोर्स बना है और दूसरी टंकी में हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। इस प्रकार से डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्षा के जल का संरक्षण कर रहे हैं। अगला हमारा है, एक दूसरा विकल्प है कि सड़कों किनारे बने नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचाया जाए। तो देखिए क्या करना है, जो सड़क के किनारे जो नालियां बनी रहती हैं उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वर्षा का जल होता है उसको हम लोग सीधे नीचे भूमि में पहुंचा सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, जो टाइल्स वगैरह का यूज हो रहा है, काफी ज्यादा सीमेंट वगैरह का यूज हो रहा है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जमीन को ढक दे रहे हैं, और जो वर्षा का जो जल हो रहा है वो डायरेक्ट जमीन में रिस के नहीं जा पा रहा है। इस वजह से जो जो जल का जो स्रोत है जमीन के अंदर वो दिन पर दिन घटता जा रहा है।
दूसरा हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। चलिए पढ़ते हैं वायु के बारे में और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहले हमारा हेडिंग है वायु। तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। देखिए वायुमंडल का मतलब ही है जहाँ पे वायु उपस्थित है। तो जो एक पतली परत के रूप में जो वायु है वो हमारे वायुमंडल में घेरी हुई है हमारे वायुमंडल को। ये कई किलोमीटर तक है। बात ये आती है कि जो वायु होती है वो किससे बनी होती है, मतलब जो वायु होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। दिया गया है 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु में केवल एक ही पदार्थ है। 18वीं शताब्दी तक लोग क्या कहते थे, सोचते थे कि वायु जो है वो उसमें एक ही पदार्थ है। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि वास्तव में ऐसा नहीं है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो वायु है वो क्या है, यौगिक है कि मिश्रण है। अब हमें यहाँ पता चला है कि जो वायु है वो क्या है, ए प्रकार का मिश्रण है, यौगिक नहीं है। देखिए यौगिक और मिश्रण में एक डिफरेंट होता है। जो हमारा यौगिक होता है उसमें क्या होता है कि जो चीजें होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में होती है। सपोज करते हैं जो हमारा वाटर है H2O, इसका क्या अनुपात निश्चित है कि जो हाइड्रोजन हमारा होता है वो 2 होता है और जो ऑक्सीजन हमारा होता है वो 1 होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जो जल होता है वो एक यौगिक है, लेकिन जो गैस है उसमें जो आपका जो गैसों का मिश्रण है, जो हमारी वायु है जो गैसों का मिश्रण है, उसमें कोई भी निश्चित फिक्स मात्रा नहीं है कि कहीं के वायु में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं के वायु में अधिक ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से जो गैस होता है वो एक मिश्रण होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। आगे देख लेते हैं, इस मिश्रण के मुख्य अवयव के बारे में पता लगाते हैं। चलिए पता लगाते हैं इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। तो पहला हमारा है जल वाष्प। हमने पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो देखिए जो भी जल की मात्रा होती है वो समुद्रों से वाष्पन के द्वारा उड़ती है। वो क्या करती है, वो डायरेक्ट एयर कांटेक्ट में आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं जलवाष्प। तो जलवाष्प का होना बहुत जरूरी है जल चक्र के लिए, क्योंकि जल चक्र में जो जलवाष्प होता है वही संघनित होकर के हमारी पृथ्वी वर्षा की बूंदों के रूप में आती है। दूसरा हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन। यहाँ पे दिया गया है वायु में वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जलने में कौन सी गैस सहायक होती है। क्वेश्चन आएगा जलने में सहायक गैस कौन सी है, तो उसमें रहेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हमें क्या बताना है कि जो जलने में जो सहायक गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। आगे देख लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। यहाँ पे देखा है वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ है नाइट्रोजन कहलाता है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था कि हम लोग क्या करते हैं कि मोमबत्ती को लेते हैं और इस प्रकार से जलाते हैं और ढक देते हैं। एक मोमबत्ती जो है वो हम लोग ढके नहीं है और एक मोमबत्ती को हम लोग ढक देते हैं। तो जो ढकी हुई मोमबत्ती होती है वो कुछ टाइम बाद क्या होती है, बुझ जाती है। तो हमें पता चलता है कि जब तक तो ऑक्सीजन का वो यूज की तब तक वो जली, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गया वो बुझ गई। तो हम लोग बोलते हैं कि जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है वो जलने में सहायक नहीं होता है, हमें यह याद रखना है। अगला हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जितनी भी गैसें हैं वो क्लास 6 के एनसीईआरटी है, इसलिए बहुत ही छोटे रूप में आपको दी गई है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आगे क्लासेस में आएंगे, 7, 8, 9, 10 में आएंगे, जिनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का क्या रोल होता है, कितना उसकी मात्रा होती है, क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है इसलिए बहुत ही कम इसमें दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। तो देखिए अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब हम लोग कोई वस्तु जलाते हैं तो उससे क्या होती है, एक जो धुआं निकलती है उसमें सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जिससे हमें क्या होती है, घुटन महसूस होती है। देखिए जब जो हमारा मटेरियल है अगर वो पूरी तरह से जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो उसमें सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। तो यहाँ पे क्या है, हमें घुटन महसूस होती है, और तो वो किस वजह से होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। आगे हमारा है धूल तथा धुआं। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वायु में कौन कौन से चीजें होती हैं, तो धूल और धुआं भी होता है। पढ़ लेते हैं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं।
यहाँ पे क्या दिया है, धूल और धुआं जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये जलने से प्राप्त होते हैं। आगे है कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जो नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। तो अगर यही दोनों को मिला दिया जाए तो ये 99% भाग बना लेते हैं। जैसे अगर इन लोग को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, 99%, तो यही लोग हो जाते हैं। बाकी जो 1% जो गैसें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया और बहुत सारी गैसें होती हैं। तो वही दिया गया है कि वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती हैं। तो देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 0.03%, ये होता है। कभी कभी हम लोग देख लेते हैं 0.04% भी दिया रहता है। तो हमें दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकतर हम क्या करेंगे, टिक 0.03% को हम लोग टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तब हम लोग 0.04 को टिक करेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है। अगला हमारा टॉपिक है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव जो कि पानी में रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हम लोगों ने क्या किया था कि पानी को हम लोग उबाल रहे थे। तो पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। तो वो जो बुलबुले होते हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजन निकल रही है, वो O2 है वो निकल रही है पानी में से, उसी के ये बुलबुले होते हैं। तो दिया गया है जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं। देखिए, जो पानी होती है ना उसमें ऑक्सीजन भी घुली होती है, तो उसी का वो लोग यूज करते हैं। लेकिन जो मिट्टी में, जो मिट्टी की गहराई में जीव रहते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मार्ग तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं अगर ये मिट्टी की गहराई में ये लोग अपना बिल बनाए हुए हैं, यहाँ से मिट्टी है, तो ये लोग क्या करते हैं, छिद्र बना लेते हैं, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन इन लोग को अवेलेबल होती है। लेकिन सपोज करते हैं अगर बारिश हो गई तो फिर क्या होता है, जब बारिश होती है तो इनका जो बिल होता है वो ढक जाता है मिट्टी से। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे है, लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तब इन छिद्रों एवं मादों की में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो केचुए होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल जब भारी वर्षा होती है, जब जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तब वो ऑक्सीजन लेने के लिए जमीन से बाहर आते हैं। तो देखिए, जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायु के अन्य उपयोग भी हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो वायु थी वो जलने में सहायता कर रही थी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन था। हम लोग वायु के द्वारा ही सांस ले रहे थे। तो अब देखते हैं जो पवन चक्की के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पवन चक्की होती है वो वायु का यूज करके क्या करती है। तो यहाँ दिया गया है, जो पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। तो देखिए, जो पवन चक्की होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, जब हवा चलती है तो ये घूमती है। जब ये घूमती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब जब विद्युत उत्पन्न हो जाएगा तो शायद चाहे हम लोग ट्यूबवेल से पानी निकालने में यूज करें, चाहे आटा चक्की चलाने में यूज करें, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए भी विद्युत चाहिए और आटा चक्की को चलाने के लिए भी विद्युत चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग पवन चक्की का यूज करके इन सब चीजों को करते हैं। आगे है, वायु नाव को खेने में, ग्लाइडर, पैरासूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। जो वायु होती है उससे क्या करते हैं, हम लोग नाव को खेते हैं। पैरासूट भी क्या होता है, वायु में ही उड़ती है। और हवाई जहाज भी होती है जो वायु में ही उड़ती है। आगे है, पक्षी हो गया, चमगादड़ तथा अन्य कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। जो पक्षियां होती है, बाकी जो उड़ने वाले जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु पौधों के बीजों तथा पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जो वायु होती है वो क्या करती है, जो बीजें एक स्थान पे होती है उनको उड़ा कर किसी दूसरे स्थान पे ले जाती है। इससे क्या होता है, परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, और जो जीवों में जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो पौधों में प्रतिस्पर्धा होती है, वो कम हो जाती है। आगे है कि जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जल चक्र में भी ये क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु के द्वारा भी इफेक्ट पड़ता है जल चक्र पे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।